हम दोबारा से वहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को भी बता दीजिए, जिन जिन को आप जानते हो जो कल क्लास में थे, ताकि किसी का लेक्चर मिस ना हो जाए। बस नेक्स्ट 2 मिनट से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक अगर कुछ याद आ रहा है तो कल का आप रिवाइज कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का फंडामेंटल देखा था, कायरल कार्बन क्या होता है, किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को एज अ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की तरह पहचानेंगे, ये देखा था। किसी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में या ऑप्टिकल कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हम कितने टाइप से कर सकते हैं, ये देखा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डील किया था कैपिटल डी, कैपिटल एल और इराइथ्रोथ्रियोज के बारे में डील किया था। फिर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से देखा था। सिंपल शुगर में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उसे हम मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स शुगर थी उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज थे। ले दे करके कल हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल हम लोगों ने ये लेक्चर बंद किया था, है ना। तो आज ये अपना कंप्लीट भी हो जाएगा चैप्टर और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। रात में आपका क्विज भी हो जाएगा। आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे। मतलब फुल पैकेज आपको रिलेटेड विद बायोमॉलिक्यूल्स आज मिल ही जाएगा, है ना। तो सब ओके हो जाएगा। कल तक आपके ज़ुबान पे हर वो आंसर होगा जो बायोमॉलिक्यूल नाम के चैप्टर से किसी ने भी आपसे पूछने की कोशिश की होगी। तो क्लास स्टार्ट करें, सब लोग रेडी हो सके तो ग्रुप पे एक बार इन्फॉर्म कर दो क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें एक्स्ट्रा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है कि क्लास स्टार्ट हो गई है या आप भी जुड़ो, आप भी जुड़ो। ये लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये सारी चीज़ें मुझे बोलना पसंद ही नहीं है ना। चीज़ें आपको बेहतर लगें, आपका फ़ायदा हो, आपको चीज़ें समझ में आएँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो, है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आप सिलेक्ट हो जाओ, बस इससे मतलब है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने नहीं आते हो, तो हम लोग बस उसी के आगे वही चीज़ फोकस करेंगे बस, ठीक है। स्टिल अगर कोई अपना हो और वो कहीं क्लास उसकी कुछ छूट रही हो तो उसे आप एक बार इन्फॉर्म कर सकते हो बेसिकली, बस। चलिए बेटा फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कल तक का जो हमारा लेक्चर था, कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का फंडामेंटल देख लिया था, क्लासिफिकेशन देख लिया था। क्लासिफिकेशन में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड में हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, मोनोसैकेराइड में जो पहला एग्जाम्पल था ग्लूकोज, ग्लूकोज के कुछ हमने कल जो ये देखा था कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज कैसे कर सकते हैं। 2 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, एक तो पढ़ा था सुक्रोज से और दूसरा पढ़ा था स्टार्च से। चूंकि स्टार्च प्लांट ओरिजिन का होता है और इस वजह से स्टार्च अमाउंट में हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ दियर अवेलेबिलिटी
हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कभी भी कमर्शियल प्रोडक्शन करना हो ग्लूकोज का तो वी हैव टू गो विद स्टार्च, है ना। और दोनों में कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर डालना था, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड यूज करना था और इजीली आपको स्टार्च या सुक्रोज से ग्लूकोज मिल गया था। ग्लूकोज की हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस देखी थी। जैसे पहली रिएक्शन देखी थी HI से रिएक्शन। मैंने आपको कल बताया था कि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके डिफरेंट टाइप के जितने भी डिफरेंट एटम्स लगे होते हैं वो उन सबको वहां से उस कंपाउंड से बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूव करने का काम करती है। अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि HI का एडिशन जब ग्लूकोज से होता है तो N-हेक्सेन मिलता है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक ग्लूकोज में 6 एटम ऑफ कार्बन एक लाइन से जुड़े हुए हैं, है ना। ये इस लीनियर रिप्रेजेंटेशन को बताता है। कल हम लोगों ने देखा था C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अमोनियम डेरिवेटिव से देखा था, है ना। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे HCl से क्या रिएक्शन होती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी हम कल लोगों ने देखी थी। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने कहा आपके NCERT में नहीं लेकिन डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, ओसाजोन का फॉर्मेशन, जिसमें फेनाइल हाइड्रोजन आपने देखा था 3 मोल हम लोगों ने लिया था। वो 3 मोल ही हमारा आंसर और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में ये सब हुआ था। फिर हम लोगों ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर स्टार्ट करी थी। ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हो सकती है, एक क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर हो सकती है, यानी कि रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर हो सकती है। जो रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर थी उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी स्टडी करी थी कल। हमने ये देखा था कि जो 5th कार्बन होता है ग्लूकोज का वो जाकर के CHO के O से कनेक्ट हो जाता है। तो CHO जो कि पहले कायरल कार्बन नहीं था वो अब कायरल कार्बन बन चुका है। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, है ना, उनका नाम था हावर्थ। उन साइंटिस्ट ने एक हावर्थ नाम की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करी, है ना, और वो स्ट्रक्चर हमारे सामने है। आप देख सकते हो यहाँ पे हावर्थ स्ट्रक्चर पायरान और फ्यूरान के फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया इसको। तो यही से क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पायरान। कोई पूछे पायरान क्या है तो हम बोलेंगे 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, है ना। 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, उसे हम पायरान बोलेंगे। और पायरान से सिमिलर या पायरान से डिराइव्ड या पायरान की तरह दिखने वाली जितनी भी स्ट्रक्चर होंगी उनको हम पायरानोज स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा पायरान से हम ग्लूकोज के भी स्ट्रक्चर को डिराइव कर सकते हैं, तो इसे हमने नाम क्या रखा, ग्लूकोपायरानोज, क्लियर। फिर हमने देखा बेटा यहाँ पर डिफरेंस कहां पर है, सिर्फ आप देखें फर्स्ट कार्बन पे आप डिफरेंस देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे ऊपर H, यहाँ पर नीचे OH, और यहाँ पर OH, यहाँ पर नीचे H, है ना। तो इस तरह से फर्स्ट कार्बन पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस दिख रहा है। और कल आपने पढ़ा था कि अगर दो स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस है तो उसे हम एनोमर बोलते हैं, और अगर किसी भी दो कायरल कार्बन पे डिफरेंस है तो उसे हम इपीमर बोलते हैं। कल हमने ये भी सीखा था कि दुनिया के जितने भी एनोमर्स होते हैं वो सब के सब इपीमर होते हैं, हाँ, लेकिन सारे के सारे इपीमर एनोमर नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने कल देखी थी, क्लियर। आगे अपने पास यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे 6 मेंबर रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर पढ़ ली, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ये आपस में इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये बोथ आर एनोमर्स, क्लियर। तो बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आ गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। आप आराम से देखिए बेटा, फ्रक्टोज में क्या है, फ्रक्टोज में ये कीटो ग्रुप है, ठीक है। जबकि अगर हमने अभी जो ग्लूकोज पढ़ा था तो ग्लूकोज में हमारे पास क्या था, CHO ग्रुप प्रेजेंट था, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। चाहे अपने पास बेटा ग्लूकोज हो और चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है या जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है ना। अगर डिफरेंस होता है तो ग्लूकोज में पाया जाता है CHO ग्रुप और फ्रक्टोज में पाया जाता है CO ग्रुप, है ना। एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन पाया जाता है, जनरल फार्मूला। चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे, है ना। अब ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसे हम लोगों ने डी फ्रक्टोज के नाम से जाना। और डी क्यों जाना, कल आप लोगों ने देखा था बेटा, लास्ट वाले कार्बन पे हम लोग चलेंगे। लास्ट वाले कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में H लगा हुआ है
है ना। तो जब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से इसकी मैचिंग कराएंगे तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर मिलने पर इसे हम कैपिटल डी नॉमेनक्लेचर सिस्टम में इन्वॉल्व करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से किसमें, हावर्थ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का मतलब होता है बेटा जिसमें टोटल 5 मेंबर रिंग होगी। कितनी? 5 मेंबर रिंग होगी, जिसमें 4 तो कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। तो आपने अभी देखा दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी है बेटा। अभी पीछे देखो आपने क्या पढ़ा था, पीछे आपने देखा था पायरॉन के बारे में। ठीक है, और अभी आप क्या देख रहे हो, तो पायरॉन और फ्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पर 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये पायरॉन और फ्यूरॉन में डिफरेंस है। पायरॉन से डिराइव होता है ग्लूकोज और फ्यूरॉन से डिराइव होता है हमारा फ्रक्टोज। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज। क्या बोलेंगे बेटा, फ्यूरानोज और फ्यूरानोज बोलेंगे इसे। क्लियर? अब होता क्या है, अभी जैसे पीछे आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ी आपने, ये देखा आपने, ये वाली स्ट्रक्चर। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें सिंपल से इतना सा काम होगा कि ये वाला जो कार्बन है, इसका जो OH है, ये H जाकर के इससे जुड़ जाएगा। अब आप देखो 1 2 3 4 है ना, 4 और ये वाला ऑक्सीजन, तो टोटल कितने मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर की रिंग बन गई, जिसमें 4 तो कार्बन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। और यही देखो यहाँ पर हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पर यही हो रहा है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई, 2 स्ट्रक्चर, एक बन गया अल्फा डी और दूसरा हो गया बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बन गया, है ना। अगर इसको हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर मिल गए। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखो कि किस कार्बन पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। चलो देखो सब लोग बताओ किस कार्बन पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे आंसर करना बेटा। आपके पास फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, वो भी हावर्थ वाली स्ट्रक्चर है, हावर्थ रिप्रेजेंटेशन है, विच इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम फ्यूरॉन। ठीक है, और एनी स्ट्रक्चर विच इज डिराइव फ्रॉम फ्यूरॉन इज नोन एज फ्यूरानोज। बेसिकली हियर इज 2 form of fructose is present. First is the alpha D fructofuranose and second is the beta D fructofuranose. So हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल जो सिस्टम है, सेटअप है, वो दोनों स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली सेम है इन स्पाइट ऑफ चेंज एट द कार्बन नंबर 2, है ना। तो बेटा अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे कोई चेंज हो रहा है तो क्या आप इसे एनोमर बोल सकते हैं? आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, हम सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। क्या यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है कि इसे हम एनोमर बोल सकते हैं? यस और नो? थोड़ा फास्ट रिप्लाई करिएगा। क्या हम इसे ये बोल सकते हैं बेटा कि एनोमर बोलेंगे इसे? एनोमर बोलना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, इतना बताना है आपको। इपीमर बोलेंगे, बहुत अच्छा, इपीमर बोलेंगे, एनोमर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बहुत बढ़िया आदर्श ऋषभ। हाँ बेटा, क्या बोलेंगे हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर को, चूंकि यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस दिख रहा है सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे देखो CH2OH ऊपर है, OH नीचे है। यहाँ पर सेकंड कार्बन पे OH ऊपर हो गया, CH2OH नीचे हो गया। तो बाकी सारा सेटअप देखो, हर कार्बन पे थर्ड देख लो, फोर्थ देख लो, फिफ्थ देख लो, ऑक्सीजन देख लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑक्सीजन देख लो, सब कुछ सेम है। लेकिन सेकंड कार्बन पे हमें कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस दिख रहा है। अगर किसी भी 2 स्ट्रक्चर में अगर किसी भी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस है तो उसे हम इपीमर बोलते हैं। लेकिन अगर यही डिफरेंस एग्जैक्टली सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे हो तो उसे हम एनोमर बोलते हैं। तो ये एनोमर न होकर के इपीमर हो गया, ठीक है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल एनोमर्स आर इपीमर बट ऑल इपीमर्स आर नॉट एनोमर, जो कि यहाँ से अगेन प्रूव होता है। अब बेटा हम लोग देखते हैं थोड़ी छोटी चीजें हमारे पास, जैसे आगे जो भी हम बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। अब देखो मोनोमर सारा कंप्लीट हो गया। मोनोमर में 2 चीजें पढ़नी थी हमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और वो अपना क्लियर हो गया। सबको हावर्थ स्ट्रक्चर पता चल गई, सबको एनोमर पता लग गया, सबको इपीमर पता चल गया, सबको फ्यूरान और पायरॉन पता लग गया। इतना ही था सिलेबस में, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंप्लीट सिलेबस आपने कर लिया है ना। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। आपको पता है ये अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो मोनोमर थे, वो मोनोसैकेराइड थे। उनसे छोटी यूनिट पॉसिबल ही नहीं है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी, है ना। जब कभी भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, डाइजेशन कराएंगे, डाइजेशन भी बेटा एक तरह का हाइड्रोलिसिस ही है ना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डाइजेशन इज या डाइजेशन केमिकली इज, ठीक है। तो केमिकली डाइजेशन इज क्या है? हाइड्रेशन।
तो हाइड्रेशन भी तभी पॉसिबल होता है जब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जैसे सब्सटेंस की, वही तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है डाइजेशन, है ना। अब बेटा डाइसैकेराइड में डाई वर्ड का मतलब क्या होता है? टू, है ना। सैकेराइड मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। अब दो सिंपल शुगर, दो सिंपलेस्ट शुगर यहां पर इन्वॉल्व होगी तब जाकर के डाइसैकेराइड बनेगा, और वो सिंपलेस्ट शुगर क्या कहलाएंगी? मोनोसैकेराइड। और वो किस लिंकेज से जुड़ी होंगी? वो जुड़ी होंगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। आगे जितनी भी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेयर इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर, इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे है हमारे पास ये जो लिंकेज है, कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये कैसे बनेगा, किस रिएक्शन से बनेगा? तो आप हमेशा बोलोगे डिहाइड्रेशन से बनेगा। किससे? डिहाइड्रेशन से। डी मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी अपने पास बॉन्ड बनने वाले हैं, दे ऑल आर द रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, बेसिकली डिहाइड्रेशन, ओके। अगला अपने पास है बेटा पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पॉली का मतलब होता है मेनी, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, सिंपलेस्ट शुगर, है ना। इसका भी मोनोमर यूनिट क्या होंगे? सारे के सारे मोनोसैकेराइड ही पॉसिबल होंगे। यहां पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाएगी, ये भी एक डिहाइड्रेशन का ही एग्जांपल है, यानी कि डिहाइड्रेशन होने की वजह से ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। प्रोटीन की अगर हम बात करें बेटा, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अमाइनो एसिड इज द सिंपलेस्ट एंड बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन, है ना। सो दिस इज आल्सो नोन एज द मोनोमर यूनिट। और ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है। पेप्टाइड बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं CONS से। कभी कभी एग्जाम में कई बार ये भी आया है कि पेप्टाइड लिंकेज को पहचानना होता है ना। तो हम लोग इस पेप्टाइड लिंकेज को ऐसे पहचानेंगे, जैसे हमारे सामने यहाँ पे लिखा गया है। तो CONH आप देखो आसानी से, ये CONH है, ये पेप्टाइड लिंकेज है। तो इस तरह से कंपाउंड में पेप्टाइड लिंकेज अपने पास आया हुआ है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और पेप्टाइड कैसे बनता है? वो भी डिहाइड्रेशन से बनता है। ये अभी आगे वाले लेक्चर में आपको अभी समझ में भी आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं? DNA एंड RNA, ठीक है। ये दोनों, इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड, और ये किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोडाइस्टर लिंकेज से। और फास्फोडाइस्टर लिंकेज को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ गया बेटा यहां तक सबको? एक मतलब एक अपन ये बोले तो टेबल के थ्रू हम लोगों ने सारे बॉन्ड को क्लियर कर लिए, जो जो हमें मेनली पढ़ने हैं इस कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में, है ना। सारे बॉन्ड आपके सामने बेटा, और सब पे क्वेश्चन बारी बारी पूछा जा चुका है। कहीं पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पहचानना आता है, कहीं पर पेप्टाइड लिंकेज आता है, कहीं पर फास्फोडाइस्टर लिंकेज, और सारे के सारे लिंकेज बनी होती हैं सिर्फ एक प्रोसेस से, और प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको याद रहेगा तो फायदा होगा अपना। अब हम चलते हैं डाइसैकेराइड पे, ठीक है। डाइसैकेराइड के कल कितने एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े थे? डाइसैकेराइड के कल हम लोगों ने 3 एग्जांपल पढ़े थे, ठीक है। और नाम भी मैंने आपको बताया था सुमला, ठीक है। सुक्रोज बना था फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से, और लैक्टोज बना था ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है। अब उसके बाद माल्टोज जो था वो किससे बना था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, क्लियर? ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो उसमें पहला हमारे पास है सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब सुक्रोज में अगर हम वाटर डाल दें तो हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा। और कैसा मिक्सचर मिलेगा? इक्विमोलर मिक्सचर मिलेगा, मतलब दोनों अमाउंट में सेम होंगे, ठीक है। और दोनों कैसे होंगे? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज उनका फॉर्म मिलेगा। ये जो सुक्रोज होता है बेटा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, लेकिन लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है, ठीक है। सुनना ध्यान से, स्टार्टिंग में क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी की सिंपल मीनिंग क्या हुई? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये हुआ कि अगर इस सुक्रोज को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, है ना, तो और उसके सॉल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे, तो ये उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की टेंडेंसी या कैपेसिटी रखती है। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में मतलब नॉर्मली रखती है, लेकिन अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप इसमें एसिड अगर हम इसमें मिला देते हैं, तो समस्या ये हो जाती है कि ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। कौन कौन सा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में।
ग्लूकोज जो होता है बेटा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। अब आके देखो, जो लीवो रोटेशन होता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन की टेंडेंसी होती है वो होती है 92.4, ठीक है, जबकि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है वो कैसी होती है, प्लस 52.5। क्लियर। तो अब ओवरऑल क्या देखा जाए, अच्छा कोई यहां पर माइनस प्लस को कोई ऐड नहीं करेगा, है ना। माइनस का मतलब सिंपल हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, प्लस का मतलब हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन। अब आप बताओ बेटा, क्लॉकवाइज में वो सिर्फ 52 डिग्री मूव करता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज में वो 92 डिग्री मूव कर गया। तो आपको क्या लगता है, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रही है, बताओ जल्दी, किस डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो बोलो, आप बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब सुक्रोज को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो गया उसका। अब जो ग्लूकोज था वो 52 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराता है लाइट को, जबकि फ्रक्टोज हमारा जो है वो 92 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है। तो हमने देखा कि नेट रिजल्टेंट जो हमारा रोटेशन था वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ शिफ्टेड था, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा इससे क्या, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। तो नेट रोटेशन हमारा जो होगा लीवो रोटेटरी। तो नॉर्मल आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सुक्रोज पहले कैसा होता था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो हो गया लीवो रोटेटरी। तो अगर कोई भी कंपाउंड, बेटा क्या सीखना है हमें, कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अपना साइन ऑफ रोटेशन चेंज कर दे, लाइट के लिए उसका जो रेस्पॉन्स है वो चेंज कर दे, तो इस तरह के कंपाउंड को या इस तरह के मॉलिक्यूल को, इस तरह के स्ट्रक्चर को इनवर्ट मॉलिक्यूल बोलते हैं। चूंकि ये शुगर का केस चल रहा है तो इस शुगर को इनवर्ट शुगर बोलेंगे। तो सही से बताना सब लोग, क्या सबको अच्छे से ये क्लियर हो गया कि इनवर्ट शुगर इसका नाम क्यों पड़ा? इनवर्ट का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना, इन्वर्जन हो जाना, है ना, किसी भी फॉर्म का चेंज हो जाना, ठीक है, किसी भी मोड का चेंज हो जाना। तो यहां पर इसका नाम इनवर्ट शुगर क्यों रखा गया है? क्लियर हो गया बेटा सबको? जल्दी से बताएं, यस और नो, सब लोग ओके हो? यहां तक आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज पहले कैसे था? पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन जैसे वाटर में डिसॉल्व कराया नेट रोटेशन कैसा हो गया, लीवो रोटेटरी, से नाम क्या पड़ गया, इनवर्ट शुगर नाम पड़ गया इसका, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर है किसकी, सुक्रोज की। आप यहां पर आराम से देखो बेटा, एक हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। अब ध्यान से देखना, अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट वाला कार्बन, बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड वाला कार्बन, है ना, इनके बीच में क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बेसिकली इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बोलेंगे इसको, ठीक है। अल्फा 1 किसके पार्ट से आया है, ग्लूकोज से, बीटा 2 फ्रक्टोज से, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसी भी कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होती है, ठीक है। तो लिंकेज क्लियर हो गया सबको बेटा? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोला गया? अल्फा 1 फॉर अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन जो कि इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको पूरा क्या बोलेंगे, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं माल्टोज पे। अभी मैंने आपको सिखाया कि माल्टोज किससे मिलके बना होगा, ग्लूकोज से मिलके बना होगा, और वो दोनों ग्लूकोज कैसे होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज होंगे। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको पहले मैंने सिखा रखा है कैसे बनेगा, देखो इससे रिप्रेजेंट करेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को। अगर आपको ये समझ में आ गया इससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ये बताओ, ये जो हमारे पास पहला है कंपाउंड है जो ग्लूकोज है, उसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, फर्स्ट कार्बन, और ये ग्लूकोज है कैसा, अल्फा, तो इसको लिख देंगे अल्फा 1, ठीक है। यहां पर देखो अल्फा डी है ना, और इसका कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन, तो हम लिखेंगे 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? तो माल्टोज में किस तरह की लिंकेज प्रेजेंट होगी बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? अभी मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें एक साथ में सबको कंपेयर करा दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, माल्टोज को हम लोग और कुछ बोल सकते हैं, कल वाले चार्ट में मैंने आपको बताया था, सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं, माल्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी बोल देते हैं, है ना, और लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं बेसिकली। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बताया था कल मैंने आपको, ठीक है। ये गैलेक्टोज है, ये क्या है, ब्रेन शुगर, ठीक है,
ब्रेन शुगर। क्लियर। अब यहाँ पर लैक्टोज आ गया बेटा, ये किससे बना होता है? अल्फा डी गैलेक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से। तो गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन, और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? 4 कार्बन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो बीटा दोनों है, तो बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बीच में लिंकेज का नाम। इस तरह से आपका डाइसैकेराइड हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आ गया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास कितने एग्जाम्पल पढ़ने हैं? 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। कौन कौन सा? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। क्लियर है? कौन कौन सा? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टार्च के केस में। ठीक है, ये जो स्टार्च होता है बेटा, इस स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करना है। एमाइलोपेक्टिन ऐसे याद रखो कि एमाइलोपेक्टिन बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो इसे जब हम वाटर में डिसॉल्व करने जाएंगे तो चूंकि बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, ऐसे याद रखना है। और जब वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई तो खत्म नहीं हुई, खर्च नहीं हुई, है ना, गायब नहीं हो गई। तो इसका अमाउंट देखो, पूरा ओवरऑल स्टार्च में इसका अमाउंट कितना है? 80 से 85% ये बची रह गई। एमाइलोज जो है ऐसे सोचो कि लूज है, आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, तो खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो बचेगी कितना? 15 to 20%। अब आपको एग्जैक्ट परसेंटेज याद हो ना याद हो, काम चल जाएगा, है ना। लेकिन आपको ये नॉर्मल जो दोनों के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो जरूर पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बताया एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन में अब याद रहेगा वाटर इनसोल्युबल कौन है? बताओ, याद रहेगा ना? एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्युबल व्हाइल एमाइलोज इज वाटर सोल्युबल। ठीक है, परसेंटेज दोनों के आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपको आगे के लिए ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं एमाइलोज पर। एमाइलोज किसका बना होता है? ये सबका पूरा का पूरा बेटा स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बना है, पूरा का पूरा स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बना है। दोनों कंपोनेंट के बारे में यहां पर डिस्कशन हो गया। अब इनके स्ट्रक्चर से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये है एमाइलोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, एमाइलोज की स्ट्रक्चर देख रहे हो, एमाइलोज एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर है। कैसी? एक लीनियर चेन है, एक लाइन में एक चेन बनती चली गई, उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर जो लिंकेज है वो लिंकेज कैसा है? क्योंकि अल्फा लिंकेज है, मतलब अल्फा ग्लूकोज का यूज हुआ है तो अल्फा 1 और 4th कार्बन का यूज हुआ है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है इसमें। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी ये स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना। ठीक है, एमाइलोज के बारे में चलते हैं। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन के में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, है ना, देखो ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर। और एक आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? ब्रांच। क्या देखने को मिल रहा है? ब्रांच। यानी कि 2 लीनियर स्ट्रक्चर जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तो यहां पर एक ब्रांचिंग जैसा देखने को मिलेगा, है ना। तो होता क्या है, इसमें 2 तरह की बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्डिंग तो होती है बेटा जो प्रेजेंट होती है किसमें? एक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एक लीनियर स्ट्रक्चर में, और एक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है किसमें? ब्रांचिंग में प्रेजेंट होती है। तो हमें दोनों पे फोकस करना है। आप अगर देखोगे कि लीनियर स्ट्रक्चर में किस तरह की बॉन्डिंग है, तो देखो यहां पर, यहां साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा 1,4 की ब्रांचिंग है। यहां पर भी देखोगे लीनियर स्ट्रक्चर में तो क्या मिलेगा? अल्फा 1,4 की यहां पर लिंकेज प्रेजेंट है। लेकिन जब आप ब्रांचिंग में चलोगे तो देखो यहां पर 1 कार्बन, यहां पर 6 कार्बन, तो यहां पर कैसी ब्रांचिंग प्रेजेंट है? अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है। तो याद रहेगा बेटा, एमाइलोज हो या एमाइलोपेक्टिन हो, लीनियर स्ट्रक्चर में अल्फा 1,4 ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, जबकि जो ब्रांचिंग होगी या जो ब्रांच होगी उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। ब्रांचिंग में लिंकेज, है ना। अब देखिए, अब आ गया सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? ये स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है। ये बना किससे होता है? बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, स्टार्च किसका बना था? अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, ये सेलुलोज किसका बना हुआ है? बीटा डी ग्लूकोज का। बस ये डिफरेंस थोड़े थोड़े आपको पता होने चाहिए, बस। क्लियर? और लिंकेज कैसा है? C1 और C4, यानी कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे देखो, ग्लाइकोजन आ गया। ग्लाइकोजन के बारे में आप सब जानते हो कि हम लोग जब भी कुछ एक्स्ट्रा फूड मटेरियल इंटेक करते हैं तो वो फाइनली जाकर के जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और वही ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जाकर के लिवर में, मसल्स में, वहां जाके स्टोर हो जाता है, या ब्रेन में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के बारे में हमें पहले से पता है, इसीलिए इसे हम और क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, किसके नाम से? एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, तो वही बेसिक पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है इट इज आल्सो नोन एज द एनिमल स्टार्च बिकॉज़ इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड
इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। ठीक है, अब ये वाली लाइन बेटा आपके एग्जाम में आई हुई है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए हो गई कि ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एमाइलोपेक्टिन की तरह होती है। एमाइलोपेक्टिन अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि एमाइलोपेक्टिन जो होती है उसमें लीनियर स्ट्रक्चर भी होती है और ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है। जो लीनियर होता है उसमें अल्फा 1,4, जबकि जो ब्रांचिंग होती है उसमें अल्फा 1,6 नाम की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। तो बस इतनी सी बात हमें बतानी है। कहां पर यह स्टोर होता है? लिवर, मसल और ब्रेन में। अगर बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है, तो ये जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोजेनेसिस। एक वर्ड हो गया, ग्लाइकोलिसिस एक वर्ड हो गया, ग्लाइको या ग्लाइको नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये एक और टर्म हो गया। इन तीन टर्म में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जैसे सबसे पहले अपने पास है ये वाला ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, जैसे आपने पढ़ा होगा होमोलिटिक फिजन, होमोलिसिस है ना। ठीक है, या हाइड्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्लियर? तो ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना। क्लियर? तो ग्लाइकोजन का जब ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा। यानी कि जब कभी भी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन होगी तो बॉडी में ग्लूकोज का जो अमाउंट होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। स्टोर्ड ग्लाइकोजन कम होगा और ग्लूकोज जो फ्लो में रहेगा, ब्लड के फ्लो में रहेगा, वो बढ़ेगा। ग्लाइकोजन और कहां पाया जाता है? ईस्ट और फंजाई में। हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अदर देन कार्बोहाइड्रेट मतलब किससे? जैसे फैट से बन गया, लिपिड से बन गया, या प्रोटीन से बन गया। प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड से बन गया। ठीक है, और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन की जेनेसिस। जेनेसिस मतलब बेटा जनरेट होना, जनरेट मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस होना। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब देखो यहां पर आप इस टेबल से आप इजीली फटाफट से सब रिवाइज कर सकते हो एक बार में कि कौन सा अपने पास अभी आपने डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड पढ़ा, कौन सी मोनोमर यूनिट होगी और उसकी कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो जब आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ का तो आप फटाफट से इसे रिवाइज कर सकते हो एक बार में, है ना। आपको खुद से नहीं बनाना है, खुद परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किससे मिलके बना है, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो सकती है उसको हम डील करेंगे। ठीक है, चलिए प्रोटीन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा है कि ग्रीक वर्ड होता है प्रोटियस, है ना। इसका मतलब होता है प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है। अब एक बात समझना यार, हमारी बॉडी में बेटा अगर प्रोटीन ना हो तो हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा है कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलके बनी हुई है ना। अच्छा, एक सेल की सेल वॉल होती है, हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी मिलके बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। देखो यहां पर भी प्रोटीन है। कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं। कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? किसी भी आयंस को, किसी भी सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को सेल के इन फ्रो मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, प्रोटीन ही एंजाइम की तरह काम करते हैं। यहां पर भी प्रोटीन की जरूरत है हमारी बॉडी को। ठीक है, प्रोटीन हमारे जितने भी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर भी जरूरत पड़ गई, है ना। कहने का मतलब प्रोटीन की, हाँ कुछ प्रोटीन होते हैं या अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी को एक अलग तरीके से रेगुलेट करते हैं, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। कहने का मतलब हमारी बॉडी में बिना प्रोटीन के हम अपने आप को एज्यूम कर पाए ऐसा बहुत 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 मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जब कोई एक इंसान स्टारवेशन में जाता है, मतलब बहुत दिनों तक खाने पे हड़ताल पे बैठ गया, अनशन पे बैठ गया, ऐसे लोगों में सबसे पहले जो खर्च होता है, खत्म होता है, कंज्यूम होता है, बॉडी जिसको सबसे पहले कंज्यूम करती है वो होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले। फिर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट गायब हो गया बॉडी से, फिर फैट गलना शुरू होता है तो आदमी को दुबला पतला होने लगता है हाँ 1 महीने से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया। सबसे लास्ट में बेटा प्रोटीन का यूज करती है सेल, सबसे लास्ट में प्रोटीन का यूज करती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट में हेल्प करती है। वो फंडामेंटल आपका जो ब्लॉक है, जो स्ट्रक्चरल आपका फ्रेमवर्क है, उसमें प्रोटीन मदद करती है। अगर आपकी बॉडी से प्रोटीन लूज होने लगे, जैसे प्रोटीन यूरिया में क्या होता है? यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस होना बॉडी से,
है ना। ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, ये किडनी वगैरह की जितनी डिजीजेस होती हैं, रीनल जितनी भी डिजीजेस होती है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। अगर यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस होने लगे, यानी कि हमारी बॉडी बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाली है। क्लियर? चलो ठीक है, अब प्रोटीन पे चलते हैं। चूंकि ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए ये प्रोटीन सबसे डेराइव्ड है, इसलिए इसका नाम प्रोटीन पड़ा, है ना, बस और कोई वर्ड नहीं है। अब ये जो प्रोटीन बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से। इसकी मोनोमर यूनिट है अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। एक कार्बन लेते हैं हम लोग, एक कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। एक वैलेंसीज पे हम एकदम छोटू सा क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन लगा दें। एक में हम लोग लगा दें NH2, ठीक है, एक में हम लोग लगा दें COOH। ये बिल्कुल 100% हर अमाइनो एसिड पे जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। कोई भी अमाइनो एसिड हो बेटा, 3 फंक्शनल मतलब 3 ग्रुप उसमें लगे होने चाहिए, NH2, COOH और हाइड्रोजन। अब एक चौथा ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं R ग्रुप। क्या ग्रुप? R ग्रुप। ये एक वेरिएबल ग्रुप होता है, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये कोई भी साइड ग्रुप है या वेरिएबल ग्रुप है। इसका नेचर जैसे जैसे बदलता जाएगा, पूरा का पूरा अमाइनो एसिड बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। क्लियर? ये सिंपल सी बात होती है और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये तो बेसिक पॉइंट हो गया। अब एक बात समझो बेटा, ये COOH एक मेन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। कैसा कार्बन? अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। चूंकि अल्फा कार्बन पर ही ये NH2 जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है और ये वेरिएबल R ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इस तरह के अमाइनो एसिड को हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आप नीचे देख सकते हो, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, इसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। इसे अल्फा कार्बन बोलेंगे। यहां पर एक अल्फा अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये वेरिएबल R ग्रुप है। इस तरह से हम अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड पे। क्या हुआ? आवाज आ रही है सबको बेटा? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? किसी भी तरह को कोई मतलब किसी भी तरह की या विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम? ऑडिबल नहीं है अगर साउंड तो भी आप बता सकते हैं। कुछ हो रहा है क्या? प्रॉब्लम है क्या कुछ नेट में? नहीं, मे बी पर्टिकुलर किसी के नेट में प्रॉब्लम हो। नो प्रॉब्लम? पक्का? भोपाल वालों के साथ प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मतलब सब ओके है ना? अपन आगे कंटिन्यू करें क्या? मुझे लगा कोई प्रॉब्लम आ रही है नेट में इस वजह से, है ना। चलो चलो चलो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन स्टार्ट कर चुके हैं ना, अभी पॉज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा, अभी आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन का नाम प्रोटीन क्यों पढ़ा? क्योंकि प्रोटीन वर्ड डेराइव है प्रोटीयस से। प्रोटीयस मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखने वाला कोई चीज। फिर प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? एक कार्बन की 4 वैलेंसीज में 3 तो हाइड्रोजन COOH और NH2 से छोड़ देंगे, एक रहेगा वो वेरिएबल R ग्रुप से कनेक्टेड रहेगा। इस तरह से एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हमने कर लिया। हम समझ गए कि अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब सवाल ये आता है कि अमाइनो एसिड को हम और किसी फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देखो बिल्कुल, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। देखो हम अमाइनो एसिड्स को कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और एसिडिक अमाइनो एसिड। क्लियर? ये चीजें आपने चूंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है, बायोलॉजी के भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो एक बार अच्छे से देख लें। अगर बेटा NH2 ग्रुप इज रिस्पांसिबल फॉर द बेसिसिटी ऑफ एनी कंपाउंड। क्या बोला मैंने? NH2 ग्रुप इज रिस्पांसिबल फॉर द बेसिसिटी ऑफ एनी कंपाउंड, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पांसिबल है। क्यों? क्योंकि NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और जब अपना ये लोन पेयर किसी को प्रोवाइड करेगा तो ये लुईस बेस कहलाएगा, है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप, amino acid have tendency to donate a lone pair to another compound and it shows the tendency या as a property of Lewis base, okay? और COOH is बेटा strong acidic strength रखने वाला functional group है। अगर NH2 रिस्पॉन्सिबल है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, COOH रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, अगर दोनों के नंबर्स बराबर हों तो हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल।
है ना, दोनों के नंबर बराबर हो तो न्यूट्रल। अगर किसी कंपाउंड में NH2 के नंबर ज्यादा हो गए, सो एज वी नो दैट दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर या दिस इज रिस्पांसिबल फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, तो वो जो हमारी अमाइनो एसिड होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, बेसिक अमाइनो एसिड। और अगर COOH ग्रुप के नंबर ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड। अब बॉडी में कोई अमाइनो एसिड बनता है कि नहीं बनता है, उसके बिहाफ पे भी हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है, इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब ये जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है, बिल्कुल सेम ऐसी ही बात है बेटा, जैसे जो चीजें हमारी लाइफ में है, जैसे जो बुक्स हमारे पास हैं, जो हमें टाइम मिला हुआ है, लॉकडाउन में इतना सारा टाइम मिला है आपको सेल्फ स्टडी करने का, तो जो चीजें हमारे पास है हम उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं हुई, है ना। जो चीजें हमारे पास नहीं है उन्हें हम चारों तरफ से पाने के लिए परेशान रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, इसेंशियल हो गई। तो बॉडी क्या करती है, बहुत सारे अमाइनो एसिड को बॉडी में सिंथेसाइज कर लेती है, सेल में सिंथेसाइज कर लेती है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो सेल में बन गए तो मतलब हमारी बॉडी को ऑलरेडी मिल गए, है ना, मिल गए, बॉडी में ही मिल गए, तो इसेंशियल थोड़े ना हुए, वो तो हमारे पास कभी भी है, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं उनको हम बाहर से लाने की कोशिश करेंगे, है ना, तरह तरह के प्रोटीन के सोर्स हम यूज करेंगे, क्लियर, और वहां से उनको हम कंज्यूम करके बॉडी को उनको हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, क्लियर, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ नाम दिए गए हैं। तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्लाइसिन का। अब बताओ बेटा, क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेम रह गई, नहीं रह गई ना, कि रह गई, बताओ, चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट नहीं हुई, दो वैलेंसीज पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हमने पढ़ रखा है कि हम उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं जिसमें चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप या एटम से सेटिस्फाइड हों। ग्लाइसिन के केस में दो वैलेंसीज पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ करके कोई भी अमाइनो एसिड ऐसा नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव ना होता हो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये भी बेटा कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कल मैंने आपको एल सेरीन, एल एलानिन, डी सेरीन, डी एलानिन के स्ट्रक्चर्स बना के सिखाई थी, है ना, वहां से आप कर सकते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ऐसे अमाइनो एसिड्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं उन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऐसा देखा गया कि वो कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले होते हैं, ठीक है। लास्ट में है कि एल अमाइनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। क्या इस बात की जरूरत थी जो लास्ट में लिखा है इसको बताने की? कल मैंने आपको कैपिटल डी कैपिटल एल ऑलरेडी सिखा रखा है कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। मैंने आपसे कहा था कैपिटल डी कैपिटल एल इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। Whenever the NH2 group also present in spite of OH group, then preference is always given to NH2 group, है ना। जब कभी भी किसी कंपाउंड में NH2 और OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो हम NH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करते हैं। NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी और लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट लाइन हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं हुई और ऐसा डेटा नहीं है जो हम पहले से जानते नहीं हैं। यहाँ पर एक एनसीईआरटी की टेबल थी, वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जो 3 लेटर सिंबल है 1 लेटर सिंबल है याद करना है क्या? तो मेरा बस सुझाव एक ही है कि नहीं याद करना है। क्या बोला मैंने?
नहीं याद करना है आपको, ठीक है। तो ज्यादा 3 लेटर सिंबल 1 लेटर सिंबल के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कम नहीं है इसके अलावा, है ना, कि इसमें जूझ रहे हैं हम लोग। तो ऐसी वाहियात सी चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी ट्रिक वगैरह भी बना के बताने लगते हैं, बस वो आपको सिर्फ फंसाने, परेशान और खुद को दिखाने के लिए मुझे कुछ आता है, इसकी वजहों से कोई वजह नहीं हो सकती है। अब आता है ज्यूटर आयन। ये इंपॉर्टेंट बेटा थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना। कई बार, एक बार एग्जाम में मैंने फेस किया था, मतलब जब अपने टाइम में एग्जाम दे रहा था तो मुझे एक बार ये क्वेश्चन मिला था कि अगर pH लेस देन 7 होएगा तो एक अमाइनो एसिड कैसा बिहेव करेगा, और मोर देन 7 होगा तो अमाइनो एसिड कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर थोड़ी सी चीज समझेंगे। लिखा इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया, एक कार्बन लिया, उसके ग्रुप देखे हमने R, यहां बना दिया COOH, यहां बना दिया NH2, ठीक है, यहां लगा दिया हाइड्रोजन। 3 ग्रुप तो फिक्स है। अब मैंने क्या कर दिया, इनको एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व कर दिया। किसमें? वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर बेटा कैसा सॉल्वेंट है? एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा? पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से वाटर क्या करेगा, जिस भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा ये उसको भी पोलराइज करने की कोशिश करेगा। पोलराइज करने का मतलब होता है पोलरिटी डेवलप करना। पोलरिटी डेवलप करने का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल क्रिएट कर देना, बस इतनी सी बात होती है ना। तो बेटा ये पोलर सब्सटेंस क्या करेगा, ये जो COOH है, चूंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है तो ये अपना H+ लूज करेगा। H+ का यहां से जैसे ही ये लूज करेगा, NH2 ग्रुप कैसी टेंडेंसी रखता है, बेसिक स्ट्रेंथ रखता है ना। जैसे ही यहां से H+ निकलेगा, H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास 1 होने चाहिए, लेकिन H+ लग गया, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को कोई उठा ले गया। ये भूखा नंगा हाइड्रोजन भटकते हुए उसी कंपाउंड में NH2 की शरण में जाएगा। NH2 के पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर इसको दे करके इसके दुखती रथ पे हाथ रखेगा कि बेटा परेशान मत हो, है ना हाइड्रोजन, तुम तो सब पूरी पीरियोडिक टेबल के दुलारे हो, हम बैठे ना तुम्हारे साथ। ये H+ को NH2 अपने पास बुला लेगा, और जैसे अपने पास बुलाएगा कुछ स्ट्रक्चर ऐसी देखने को मिलेगी हमें। देखो जरा, COO- हो जाएगा, इधर हो जाएगा, NH2 तो पहले से था, H+ और आ गया तो NH3 हो गया और प्लस लग गया, और ऊपर R नीचे हाइड्रोजन। ये जो आयन मिला बेटा ये कहलाता है ज्यूटेरियन आयन या ज्यूटर आयन, है ना। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट हैं। अब ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलें, न्यूट्रल बोलें, पॉजिटिव बोलें कि नेगेटिव बोलें? आप देखो, चूंकि दोनों आयन प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल आयन बोलेंगे, या हम क्या बोल सकते हैं, डाईपोलर आयन। डाईपोलर मतलब डाई मतलब दो, पोलर मतलब पोल। अब यहां पर एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल बन गया, तो दो पोल एक साथ बनने की वजह से इसे हम लोग डाईपोलर आयन के नाम से जानेंगे। इस तरह का डाईपोलर आयन और किस नाम से क्या जाना जाता है, ज्यूटर आयन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बेसिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जा रहे हैं, वो भी इक्वल अमाउंट में पाए जा रहे हैं, ठीक है। In ज्यूटर आयन फॉर्म अमाइनो एसिड शो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करना। दूसरे वर्ड में बोलूं तो एम्फोटेरिक कंपाउंड उन्हें बोलते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन कर लें और बेस से भी रिएक्शन कर लें, उन्हें एम्फोटेरिक। एम्फो मतलब होता है डुअल नेचर, जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ा था एम्फीबिया, तो उसका भी डुअल नेचर होता है, वाटर में भी रह लेता है और वो लैंड में भी रह लेता है, तो एम्फीबिया हो गया, है ना। तो यहां पर आ गया एम्फोटेरिक हो गया। इसी तरह आपको मैंने एक और पढ़ाया होगा एम्फोफिलिक, एम्फीफिलिक, है ना। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एम्बीडेंडेट लिगेंड पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें मतलब होता है डुअल नेचर रखने वाली, ठीक है। आइए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है। आप देखो हमारे पास ये ज्यूटर आयन था, ये तो ज्यूटर आयन था, ठीक है। यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये pH है इसका नॉर्मल pH न्यूट्रल है, ठीक है। कैसा है, pH = 7 है। अब अगर मान लो बेटा pH इज लेस देन 7 होता है, क्या होता है, pH 7 से कम हो रहा है। अब बताओ बेटा, आपने pH की स्केल पढ़ी होगी। pH की स्केल किसने प्रोवाइड की थी, कौन से साइंटिस्ट थे, सोरेनसन। सोरेनसन ने pH की स्केल प्रोवाइड की। उन्होंने बताया 1 से लेकर के 14 तक, उन्होंने पूरा सब एक अरेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि 1 से लेकर के 7 तक की रेंज वाले सब एसिडिक कहलाएंगे और 7 से लेकर 14 तक वाले सब बेसिक कहलाएंगे, है ना। उसमें भी उन्होंने बताया कि 1 के जितने भी आसपास रहे, यानी कि 7 से जितना नीचे जाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, और आप 7 से जितना ऊपर बढ़ते जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। क्लियर, ये भी आप पहले से जानते हैं। अब होगा क्या बेटा, अगर pH कम होगा तो यानी कि आप 7 से 1 की तरफ जा रहे हो,
इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक पूरा पूरा मीडियम कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। क्लियर? अगर एसिडिक मीडियम हो रहा है, आउटर एटमॉस्फेयर एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम का मतलब H+ उसके पास खूब सारा है। एसिडिक मीडियम कैसे पहचानोगे, एसिड किसे बोलते हो, जिसके पास देने के लिए H+ हो। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक एसिडिक मीडियम का सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे यार इसका मतलब H+ भरा पड़ा है इसमें, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बोली आपने। अब जब सॉल्यूशन में H+ है और हमारे अमाइनो एसिड के पास क्या है, NH2, तो हमारा NH2 क्या करेगा, अपना रोटेट उठा के सॉल्यूशन से एक H+ बुलाएगा, उसको दे देगा। ठीक है, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, ऐसी। ध्यान से देखो, ये लो pH पे है। अब मान लो बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, जिसमें हमने अपने अमाइनो एसिड को डाल रखा है, उस सॉल्यूशन का एटमॉस्फेयर कैसा है, हाई pH वाला है। हाई pH का मतलब कि आउटर एटमॉस्फेयर बेसिक हो गया। जब आउटर एटमॉस्फेयर बेसिक हो गया तो हमारे अमाइनो एसिड के जो COOH ग्रुप है उसके अंदर अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी या अंदर से मन करने लगेगा कि यार इन बेसिक स्ट्रेंथ वालों को दिखा दें कि हम भी एसिड हैं। तो हमारा COOH क्या करेगा, एक H+ रिलीज करेगा। ठीक है, किसके लिए, जो सॉल्यूशन में बैठे हुए बेस हैं या बेसिक मीडियम के लिए रिस्पांसिबल OH- है, उनसे रिएक्शन कराने के लिए। तो H+ OH- रिएक्शन कराने के लिए हमारा एसिड H+ रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर H+ जब रिलीज कर देगा तो देखो क्या हो जाएगा, COO- हो जाएगा। क्लियर? तो हाई pH पे कंडीशन ये हो जाएगी और लो pH पे कंडीशन ये हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। और ये जो आपने अभी अभी पढ़ा, ये आपका साथ जो आप पीजी का एग्जाम देने जाओगे एमबीबीएस के बाद, वहां तक भी नहीं छोड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट आपके एमबीबीएस में बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा। ठीक है, ये पीएच के अकॉर्डिंग किसी भी अमाइनो एसिड का नेचर चेंज होना। ठीक है, चलो अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटीन का दो तरह से, एक फाइब्रस प्रोटीन है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन बेटा क्या होता है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। कैसे रन, पैरेलल। ठीक है, और आपस में इनमें लगे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। ठीक है, और डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। बस इस तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। कोई भी फाइब्रस चीज होती है बेटा तो वो पानी में घुलती नहीं है। आप खुद देखो, कोई भी फाइब्रस चीज, जैसे आपको याद हो, जैसे घर में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो पानी में घुल जाता है क्या, नहीं। सिल्क है, पानी में नहीं घुलता। आपके बाल, आप रोज नहाते हो लेकिन बाल पानी में नहीं घुल गए, है ना, क्योंकि हेयर्स में पाई जाने वाली केराटिन प्रोटीन एक्चुअल में फाइब्रस प्रोटीन होती है। तो बीइंग फाइब्रस इन नेचर, वो केराटिन प्रोटीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, और इस वजह से आप बचे रह जाते हो, नहीं 4 दिन नहाओगे गंजे हो जाओगे। ठीक है, तो ये केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, वुड, सिल्क, और कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। अब मसल्स में जो प्रेजेंट है प्रोटीन, अगर वो फाइब्रस नेचर की नहीं होगी तो सोल्यूबल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसलिए नहीं, नॉर्मल मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, ये कोई फंडा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन हो गया, इलास्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये सारे के सारे प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है। ग्लोबुलर प्रोटीन होता है बेटा, यहाँ पर चेन पॉलीपेप्टाइड की होती है। ठीक है, coils around to give a spherical shape। तो यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी और वो स्फेरिकल शेप की बन जाएगी। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगी। यहां पर बहुत सारे लिंकेज पाए जाते हैं, कौन कौन से, डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वैन डेर वाल अट्रैक्शन। 4 तरह के फोर्सेस है बेटा, कौन कौन सा, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड लिंकेज। 4 तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी ग्लोबुलर प्रोटीन में। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं यूजुअली। क्या टर्म लिखा है यहाँ पे टर्म लिखा है यूजुअली। ठीक है, यूजुअली। क्लियर? इसका एग्जांपल इंसुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन और एंजाइम्स। क्लियर? अब नोट्स मिलेगा उसमें देख लेना। अब देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। आइए देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। सबसे फंडामेंटल ब्लॉक क्या है? अमाइनो एसिड। अब होता क्या बेटा, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है डाइपेप्टाइड में। कैसे बनता है डाइपेप्टाइड? अगर कोई आपसे पूछे डाइपेप्टाइड मतलब क्या है ना, तो आप बोलोगे डाइपेप्टाइड बनेगा 2 पेप्टाइड, यानी कि 2 अमाइनो एसिड के मिलने से डाइपेप्टाइड बनेगा। जितने अमाइनो एसिड उतने पेप्टाइड हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन बॉन्ड, अब जैसे एक बात देखो, यहाँ पे ये ग्लाइसिन है, यहाँ पे ये वाला देखना, ये वाला स्ट्रक्चर देखना सब लोग, यहाँ पे फोकस करो, है ना, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये कार्बन हो गया, इससे एक वेरिएबल R ग्रुप लगा है, एक NH2 ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है,
और एक हमारे पास ये C डबल OH लगा है। चारों ग्रुप सबको दिख गए। ये दूसरा अमाइनो एसिड है हमारे पास, है ना, जिसका ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, NH2 हो गया, ये R हो गया, ये C डबल OH हो गया। क्लियर हो गया भाई यहां तक? ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये इसका हाइड्रोजन और इसका OH एक साथ निकल गए, देखो गायब हो गए यहां से। ठीक है। अब जो बचा उसको एक साथ लिख रहे हैं। तो ये NH2 यहां पे लिखा है, ये हाइड्रोजन यहां लिखा है, ये R यहां लिखा है, ये कार्बन, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड। अब चूंकि यहां से तो सब चला गया, क्या बचा? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ये सबका सब, है ना। तो आपको बीच में क्या मिला बेटा? ये देखो, ये क्या मिल गया सबको? C डबल बॉन्ड O और NH, और यही क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज। यही मैंने आपको सिखाया था ना, पेप्टाइड लिंकेज यही होती है, CONH। जल्दी से बताना बेटा, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार थोड़ा सा बात हो जाए, 1 मिनट टाइम लगेगा, फटाफट सब लोग रिस्पॉन्ड करो। यहां तक सबको क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सबसे फंडामेंटल जो ब्लॉक इसमें यूज होगा वो क्या होगा? अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, एक वाटर वहां से रिलीज होगा और एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होनेगा, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग डाई पेप्टाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, किस नाम से जानेंगे? डाई पेप्टाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक और अमाइनो एसिड आ जाएगा तो ट्राई पेप्टाइड बन जाएगा। अब मेरी एक बात बताना बेटा, सब लोग अपने आप से सोच के जरा बताओ कि जब 2 अमाइनो एसिड पास आएंगे तो उनके बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? 2 अमाइनो एसिड पास आएंगे तो उनके बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 अमाइनो एसिड, 1 2 3 4, बोलो क्या आंसर होगा? बोलो बेटा थोड़ा जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़े। 1 कंफर्म ना? हाँ बिल्कुल 1 होगा। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड -1। इसीलिए यहां पर ये वाला लिखा है। ये कोई फार्मूला रटने की बात नहीं है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो और पेप्टाइड बॉन्ड पहचानेंगे कैसे? ये देखो साफ साफ पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर बना हुआ है, CONH। ठीक है, यही एग्जांपल एनसीईआरटी में भी एग्जैक्टली गिवन है। कौन सा? ग्लाइसिन का और एलानिन का। हालांकि उन्होंने स्ट्रक्चर बना के नहीं बताया, पर बेसिकली बताया यही है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, एक स्टेटमेंट है कि अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000, ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इज कॉल्ड अ प्रोटीन। क्लियर? क्या बोला इन्होंने? अगर 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड मिल करके मॉलिक्यूलर मास 10,000 के अराउंड बना ले रहे हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीन नाम देंगे। फिर उन्होंने बोला कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। मतलब आप पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन को बीच में बहुत ऐसी क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो कि यहां तक पॉलीपेप्टाइड और इसके बाद प्रोटीन। मैं इसलिए बात इतना प्रेशराइज करके इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बीच में मुझसे कुछ लोगों ने सेम इसी लाइन पर अपने डाउट्स पूछे थे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझा सकूं। आगे है ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें फ्यूअर अमाइनो एसिड्स हों। फ्यूअर का मतलब ये जो पहली लाइन में लिखा था कि मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स हों, उतने ना हो, थोड़े थोड़े 50-60 के आसपास, है ना, फ्यूअर अमाइनो एसिड्स हों, आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन इफ, उनको भी हम प्रोटीन बोल सकते हैं अगर उनमें ऑर्डिनरी हैव अ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशंस ऑफ अ प्रोटीन सच एज द इंसुलिन व्हिच हैव 51 अमाइनो एसिड। कहने का मतलब यह है बेटा कि एक ऐसा प्रोटीन, एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें मोर देन 100 अमाइनो एसिड तो नहीं है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी 10,000 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर नहीं हुआ, क्या उसे भी हम प्रोटीन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन तब जब उसमें प्रोटीन के तरह दिखने वाला कन्फर्मेशन पाया जाए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे नीचे जो मैंने डायग्राम बनाया है वो हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करने की अगर टेंडेंसी रख सकता है तो लेस देन 100 अमाइनो एसिड वाला पॉलीपेप्टाइड भी प्रोटीन कहलाया जा सकता है या बन सकता है। क्लियर? उसको इस तरह के स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करना पड़ेगा, इन कन्फर्मेशंस में अपने आप को शो करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने वो जितना भी आपको एक बड़ा सा टेबल पे बना के रखा है एनसीईआरटी वालों ने, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में छोटा करके आपको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके दे दिया। सबसे फंडामेंटल क्या है हमारे पास? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आप ले लिया एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, बीच में क्या प्रेजेंट होगा? CONH, ठीक है, ये हो गया। फिर एक CONH और फिर एक अमाइनो एसिड। अब ये जो अरेंजमेंट अमाइनो एसिड का है ना, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड चेन, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अपने ऊपर ऐसे क्वाइल करेगी, अपने ऊपर ही फोल्ड होगी, इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ज्यादा क्वाइलिंग होगी तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगी, और ये जो क्वाइलिंग की एक्सटेंट है अगर और बढ़ जाएगी इसे क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी या 4 डिग्री स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर? तो ये जो लिंकेज है या सेल्फ क्वाइलिंग है ना, ये जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी उसी तरह से प्राइमरी से लेकर क्वार्टरनरी तक स्ट्रक्चर चेंज होती जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे पहली बात, जब आप किसी भी प्रोटीन को गर्म करते हो या हाई टेम्परेचर पर हम किसी भी प्रोटीन को यूज करने की कोशिश करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाती है, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है क्वाइल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर का अनक्वाइल्ड होना। जैसे 4 डिग्री है तो वो 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे स्टेबल प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आप क्या आंसर करोगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों भाई? क्योंकि अगर क्वार्टरनरी या 4 डिग्री स्ट्रक्चर है तो 4 डिग्री स्ट्रक्चर को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो 3 डिग्री में, 3 डिग्री को भी हीट दिया तो 2 डिग्री में, 2 डिग्री को भी दिया तो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट याद हो गया कि सबसे स्टेबल है प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है? डिफरेंट अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक करता हो, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं। क्लियर? अगर किसी भी प्रोटीन का नेचर चेंज करना हो, जैसे कोई इंसुलिन नाम की प्रोटीन, मतलब आपने हार्मोन पढ़ रखा है, वो भी इसी से बनी हुई है, क्या कोई और स्ट्रक्चर ले लें, हमें प्रोटीन का नेचर ही बदल देना है, तो बताओ कौन सी स्ट्रक्चर में चेंज करें कि प्रोटीन का नेचर बदल जाएगा? बताइए, आप लोग बताइए, किस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम चेंज करके कंप्लीट प्रोटीन की किस स्ट्रक्चर में चेंज करके हम प्रोटीन का नेचर चेंज कर सकते हैं? आप आंसर करें जरा जल्दी से। कोई आंसर देगा इसका? किसी के पास है? प्राइमरी, बहुत अच्छा बेटा, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ केस ये होता है कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से, है ना। अब जब डिफरेंट सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स के हैं, उसमें से कोई भी अमाइनो एसिड हम चेंज कर दें तो वो अलग तरह का प्रोटीन प्रोवाइड करने लगेगा। क्लियर बेटा? अच्छा, प्रोटीन को हम होमोपॉलीमर बोले कि हेटेरोपॉलीमर बोले? प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बना किससे है? अमाइनो एसिड से, और कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं है जो सिंपल वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से पूरा का पूरा प्रोटीन बन गया हो। एक प्रोटीन बनाने में डिफरेंट अमाइनो एसिड का यूज होता है। जब मोर देन वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड का यूज होगा किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन में, इसे होमो तो नहीं बोलेंगे, हेटेरोपॉलीमर बोलेंगे। तो एक तरह से हेटेरोपॉलीमर का एग्जांपल है, ये बात भी दिमाग में अच्छे से रख लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इधर है, इसकी दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स। देखो ये प्लेट की तरह सिंपल है ऐसे, और देखो यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिक्स कहलाएगी। Arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide found to exist in two different type। कौन सा? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में, ठीक है। और चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। फिर इसकी फर्दर फोल्डिंग होती है, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूल, एक फाइब्रस मॉलिक्यूल, एक ग्लोबुलर मॉलिक्यूल। तो अभी जो आप पीछे फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ रहे थे बेटा, एक्चुअल में वो क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये हमारे पास हो गया, इसका स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। फर्दर फोल्डिंग ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है कि मेन फोर्स व्हिच स्टेबलाइज सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर ऑफ प्रोटीन आर, वही चारों जो हमने अभी पढ़े थे, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेज, वो चार के चार। क्लियर?
अब बेटा एक बात समझना, जैसे आपने पढ़े थे, आपने एंजाइम पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। आपने एंजाइम पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एंजाइम की जो रिएक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो डिपेंड करती है उस एंजाइम में एक स्पेस पाया जाता है। कोई बताएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किसी भी एंजाइम में आपने देखा होगा कि एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बताना, थोड़ा जल्दी बताना बेटा, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? किसी को नहीं पता? एक्टिव साइट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे टाइप की, ऐसे। यही पर आकर के सबस्ट्रेट जुड़ता है, ऐड होता है, उसके साथ लाइगेट करता है, तभी जाकर के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाता है। एंजाइम अपनी एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में या सबस्ट्रेट उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है ना। ये जो एक्टिव साइट्स होती हैं, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, ये एक्चुअल में बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर कोई पूछे कि which protein structure is responsible for enzymatic action, तो आपका आंसर क्या जाएगा? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या रहेगा? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको कहीं पर आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिस्पांसिबल फॉर एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ एनी प्रोटीन। क्लियर? ये बात अच्छे से नोट कर लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट में हमने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया, आप पढ़ लेना, कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये स्ट्रक्चर भी यहाँ बना दिए, इस तरह से अल्फा हेलिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बीटा सीट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हमारे पास अब यहाँ से आसानी से आप समझ सकते हो कि है क्या हमारे पास। जैसे देखो ये है फिनाइल एलानिन, ल्यूसिन, है ना, यहाँ पर सेरिन, सिस्टीन, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4, है ना। इसी तरह से ये अमाइनो एसिड जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं और वही आगे चल के प्रोटीन कहलाता है। अब आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको सिखा दिया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे करते हैं। टेम्परेचर या पीएच में चेंज करके हम किसी भी प्रोटीन को डीनेचर्ड कर सकते हैं। डीनेचर्ड का मतलब होता है उस प्रोटीन की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है ना। और कैसे होती है, यहां पर लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब during denaturation, secondary and tertiary structure are destroyed but primary structure remains intact। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे स्टेबल होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोटीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, है ना। इस वजह से प्रोटीन जो एज एन एंजाइम वर्क करने जा रहा था उस पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो इफेक्टेड होगी। क्लियर? जैसे कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, जैसे पहले रॉ एग लेके आते हैं, उसको हम लोग बॉयल करते हैं, तो उसका जो एग व्हाइट होता है कोगुलेट हो जाता है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या कर्डलिंग ऑफ मिल्क इसी का एग्जांपल है। ठीक है, आगे आता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यहां पर सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं बेटा, कौन कौन से? जेंथोप्रोटिक टेस्ट, बाइयूरेट टेस्ट, मिलांस टेस्ट और निनहाइड्रिन टेस्ट। जैसे AIEEE 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि बाइयूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? तो आपको बस इतना बताना है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन के लिए यूज होता है बस। एक और होता है बेटा मोलिस टेस्ट, इसको भी नोट कर लेना। मोलिस टेस्ट होता है मोलिस टेस्ट, और ये होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ये भी AIEEE में पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है मोलिस टेस्ट। ठीक है, तो आपको बस नाम याद रखना है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, बाइयूरेट टेस्ट, मिलान टेस्ट और निनहाइड्रिन टेस्ट आर यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ प्रोटीन। आगे अपने पास है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन का, मैंने अभी पहले डिस्कस कर रखा है आपसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बनाएगा, सारे एंजाइम का हो सकता है, बहुत सारे हार्मोन की तरह भी काम करेगा। एंटीजन एंटीबॉडी की बात आजकल बहुत चल रही है ना, इस ड्यूरिंग लॉकडाउन कोरोना पीरियड में, तो एंटीजन एंटीबॉडी भी इसी की बनी होती है ना। एक्शन ऑफ मायोसिन प्रोटीन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, है ना। उसके बाद फिर प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ में, रीजनरेशन में और रिपेयरिंग में। चोट वगैरह लग जाती है, वुंड हीलिंग में भी यही मदद करती है। कैलोरी पहले 4.0 किलो कैलोरी होती है। अब आ गया एंजाइम के बारे में बेटा। तो एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, तो एंजाइम को मैं आगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एंजाइम क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता है। केमिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर प्रोटीन होता है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन एक हमारे पास और है 23S राइबोसोमल RNA। ठीक है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है।
क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, इसका नाम क्या है? राइबोजाइम। ठीक है, ये एंजाइम की तरह काम करता है राइबोजाइम, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय। जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ऐसा माना जाता था कि दुनिया के जितने एंजाइम हैं सब प्रोटीन से बने हैं। जब ये मार्केट में आ गए तो पता चला हाँ अच्छा ऐसा भी होता है, एक अमाइनो एसिड भी एंजाइम की तरह काम कर सकता है। तो पहले लाइन लिखते थे हम लोग ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बाद में लाइन चेंज हो गई, थोड़ा सा हमने इंप्रोवाइज किया और लिखा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सिर्फ इन भैया की वजह से ये लाइन चेंज करनी पड़ी। ठीक है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बहुत थोड़े से अमाउंट में यूज होते हैं, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, फिर से बच जाते हैं, रिएक्शन को कैटालिसिस करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बना देते हैं। क्यों जल्दी बना देते हैं? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। और ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बस यही सब चीजें हैं। क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब चीजें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फैक्टर के लिए आपने पढ़ा होगा ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमल पीएच की जरूरत पड़ती है ना, इतनी सी बात है बस। आगे वाइटामिन्स। अब फटाफट से 10 मिनट के अंदर पूरा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। वाइटामिन्स आ गए बेटा। वाइटामिन्स एक्चुअल में होते क्या है? पहले ऐसा माना जाता था कि जितने विटामिन होते हैं वो अमाइन से बने होते हैं, बाद में कुछ ऐसे भी विटामिन आए जो अमाइन से नहीं बने थे। इसका नाम इसलिए पड़ा वाइटल अमाइंस। ऐसे अमाइंस जो हमारी बॉडी के लिए विटलिटी प्रोवाइड करते हैं। वाइटलिटी प्रोवाइड करना मतलब आपको जीवित रखना, जिंदा रखना, उसमें जो मदद करते हैं। लेकिन बाद में चला यार सारे अमाइन तो नहीं होते हैं, तो बाद में जो विटामिन की स्पेलिंग थी VITAMINES, उसमें से E ड्रॉप कर दिया गया और सिर्फ N के बाद S लिखा गया। तो ये न्यू स्पेलिंग है आफ्टर ड्रॉपिंग द E। क्यों? और इस वजह से हमने ड्रॉप किया क्योंकि सारे के सारे विटामिन अमाइन से नहीं बने होते हैं, इस वजह से। ठीक है, विटामिन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल डिवाइड कर सकते हैं। वाटर सोल्यूबल में दो आते हैं, एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स और एक बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कौन आएगा? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। अभी आप लोगों ने कोरोना टाइम में बहुत सारा सुना होगा, सी टैबलेट का नाम सुना होगा, है ना, विटामिन सी लोग ले रहे हैं। बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, है ना। और बी कॉम्प्लेक्स एक हम इसको इसी तरह से हिमेटोपोएटिक भी बोल सकते हैं। पोएटिक मतलब होता है पोएसिस, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस। तो ब्लड की सिंथेसिस में जो हेल्प करने वाले विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स में, उनका नाम फोलिक एसिड, विटामिन B12। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, आपके पास कुछ सेल पाई जा रही होंगी, जैसे ऑक्जेंटिक सेल पाई जा रही थी आपके पास, पेप्टिक सेल पाई जा रही थी, है ना, चीफ या ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, या जाइगोजेनिक सेल, म्यूकस नेक सेल, कुछ इस तरह से आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ऑक्जेंटिक सेल से क्या क्या निकलता है, HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 is also known as cyanocobalamin in which cobalt is present। अब ये जो विटामिन B12 होता है, this is really very helpful for the maturation of RBC। अब जब RBC मैच्योर होगी तो ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करेगी, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। तो इनडायरेक्टली योर ऑक्जेंटिक सेल रिस्पांसिबल फॉर योर हीमोपोएसिस एक्शन। क्लियर? फोलिक एसिड और विटामिन B12 के बिना आप मैच्योर आरबीसी या कंप्लीट ब्लड सेल का प्रेजेंट होना इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे ऐसे लिखा है, फैट सोल्यूबल में चार है हमारे पास, ADEK, बस ऐसे करके याद रखना है, खत्म हो गया ये। अपने पास ये विटामिन के सोर्स वगैरह लिखे हैं, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करना। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, बेरी। नाम याद रखना है। विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, अब ये समझ लो अच्छे से आपकी आंखें देख पाए, है ना, और इस तरह के स्पेक्स न लग जाए, उसके लिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी कभी नहीं होने देनी है। ठीक है, किसमें मिलता है? तो यार किसमें मिलेगा? कैरेट में मिलेगा, पपाया में मिलेगा, ज्यादातर इन सब में मिलता है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे सोर्स लिखे गए, कुछ यहाँ से पढ़ लेना। B1 को थियामीन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, विटामिन B1 को थियामीन बोलते हैं। अभी मैं आगे से एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, B6 को पायरिडॉक्सिन। देखो नाम में है पायरिडॉक्सिन 6,
ऐसे आप रख सकते हो, पायरिडॉक्सिन 6, तो वाइटामिन B6 हो गया। इसका नाम क्या बोला मैंने, साइनोकोबैलामाइन, साइनोकोबैलामाइन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है एज अ कोफैक्टर, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कोल कैल्सिफेरॉल, क्या बोलते हैं इसे, कोल कैल्सिफेरॉल, इसे एर्गस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है, और इसे फिलोक्विनोन बोलते हैं। सबके नाम रखे गए हैं, आप याद करो, याद करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। अब मैं चैप्टर यहीं पे एंड कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, क्योंकि मैंने मेहनत करके आपके सामने स्लाइड प्रेजेंट की है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शायद आपका कोई काम आसान हो जाए आगे के लिए। देखो न्यूक्लिक एसिड के केस में बेटा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों बने होते हैं मोनोमर न्यूक्लियोटाइड के। ये न्यूक्लियोटाइड इनका क्या है, मोनोमर है ना। ये न्यूक्लियोटाइड बेटा बना होता है बेस सुगर फास्फेट का, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। हमें कैसे पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से। ये न्यूक्लियोसाइड बना होता है नाइट्रोजनस बेस और सुगर से। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का होता है, प्यूरिन बेस और पाइरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस के दो एग्जांपल, एजी, क्या नाम है, एजी, और पाइरिमिडीन के तीन एग्जांपल, सीयूटी, कट, ठीक है। तो क्या याद किया हम लोगों ने कि हमारे पास ये जो पाइरिमिडीन है इसका एग्जांपल हो गया कट, और प्यूरिन का एग्जांपल हो गया एजी, एजी और कट। शुगर में बेटा जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है, और पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, साथ में ये फॉस्फेट हो गया। अब बात आती है डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए का एक फुल फॉर्म और होता है, डी फॉर होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एन फॉर होता है नेगेटिव, ए फॉर होता है एसिडिक। ये बेटा फुल फॉर्म नहीं होता, कहने का मतलब ये कोई बुक में लिखा हुआ फुल फॉर्म नहीं है, ये एक तरीका है। इसके तीन कैरेक्टर हमको याद हो गए कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब आने वाली लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। ये नेगेटिव चार्ज रखता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए जिस प्रोटीन के ऊपर रैप करता है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पॉजिटिव चार्ज की होती है, और इसी वजह से वो कंबाइनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, कॉइलिंग, और ये एसिडिक होता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी। ये नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज लगा होता है। ये एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये जो फॉस्फेट होता है एक्चुअली ये बनता है H3PO4 से, और ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप फटाफट से इससे रिवाइज कर सकते हो अगर चाहोगे तो, ये इसमें आपके हेल्प करेगी। अब यहाँ पर एडेनिन गुआनिन इन सबके एग्जांपल बने, मतलब स्ट्रक्चर बनी हुई है, किसी के स्ट्रक्चर आपको देखने और रटने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता दूं, बस इतना याद रखना है कि देखो ये एडेनिन है, ये गुआनिन है, और दोनों के दोनों क्या है, प्यूरिन है। और जो प्यूरिन होते हैं इसमें दो साइकिल पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। देखो दो रिंग है ना, 1 2, यहाँ पर भी दो रिंग है 1 2, यहाँ पर सब में देखो सिंगल रिंग है, 1 1 1 रिंग है। तो ये सब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये सब डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होगा, बेस प्लस शुगर से, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होगा, बीएसपी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने लिखा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, बेस शुगर फास्फेट, क्लियर। यहाँ पर देखो फॉस्फेट लगा है, यहाँ पर फॉस्फेट नहीं है, ठीक है, इस वजह से। फिर उसके बाद देखो इस तरह से यहाँ पर एक बेस शुगर फॉस्फेट हो गया, दूसरा बेस शुगर फॉस्फेट हो गया, इनके बीच में देखो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। तो इस तरह से हमारे ये डीएनए का फॉर्मेशन होगा, और फिर इस तरह से हमारे डीएनए में कॉइलिंग होगी। अब चूंकि बायोलॉजी की क्लास तो है नहीं कि मैं आपको कॉइलिंग वगैरह सिखाऊं, ठीक है, जरूरत पड़ने पर कभी किसी को जरूरत होगी तो बता देना। आरएनए के बारे में लिखा है यहाँ पर, आरएनए 3 टाइप का होता है, राइबोसोमल, मैसेंजर और टीआरएनए, ठीक है। इसको हम लोग आरएमपी, रंग का जो भी बहता पानी, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आरआरएनए जो बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली हेल्प करता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि साइज में छोटा भी होता है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये यहां तो नहीं आएगी केमिस्ट्री में, लेकिन बायोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरआरएनए का सिंथेसिस कहां पे होती है, न्यूक्लियोलस में। कहां पर, न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस कहां होता है, ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, यहां पर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये केमिकल स्ट्रक्चर लिखा है डीएनए का, आपके पास स्लाइड जाएगी, आप पढ़ लेना, कुछ अलग नहीं है, बस मैंने कंबाइन कर दिया है। न्यूक्लिक एसिड का क्या फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर मैंने सारे फंक्शन लिख दिए हैं, जेनेटिक मटेरियल वगैरह को आगे बढ़ाना,
ग्लैंड के बारे में, ग्लैंड बॉडी में दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है, एक्सो मतलब होता है बाहर, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो एग्जिट बाहर, और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। बायोलॉजी में CRINE क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। जैसे आपने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा आपने, है ना। एंडोक्राइन में दो तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सो मतलब बाहर, जैसे मैंने कोई चीज यहां बनाई और मुझे पहुंचाना वहां पे है, तो अब कैसे पहुंचाऊंगा, मैं यहाँ पे एक पाइप लगाऊंगा, उस पाइप के जरिए वहां तक वो चीज पहुंचाऊंगा। यानी कि अगर फॉर्मेशन जहां पे हो रहा है और सिक्रीशन कहीं और करना है, तो एक डक्ट की जरूरत पड़ेगी, पाइप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन को डक्टस ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि हैविंग डक्ट, हैविंग पाइप। ठीक है, जो जेई के बच्चे होंगे वो सिर्फ ऐसे समझते हैं, पाइप की बात कर रहा हूं। जो बच्चे बायोलॉजी में वो डक्ट का मतलब समझ पा रहे होंगे बेसिकली, है ना। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट करती है उनका नाम है एंजाइम। क्या नाम है, एंजाइम। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन मतलब अंदर ही अंदर, क्राइन मतलब सिक्रीशन, जहां पर बने वहीं पर सीक्रेट हो जाए। सपोज दैट कोई सेल है और यहां से कुछ बना, ठीक है, तो होगा क्या बेटा, यहीं से बगल में ब्लड जा रहा होगा, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी वेसल्स हैं। जैसे यहां पर बना तुरंत यहां पर रिलीज कर दिया गया, यहीं पर रिलीज कर दिया गया, तो जहां पर बन रहा है वहीं पर अगर रिलीज करना है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा डक्ट और ट्यूब या पाइप। ठीक है, किसी भी ट्यूब, पाइप या डक्ट की जरूरत नहीं है, अगर जहां पर बना वहीं पर पहुंच जाए चीजें। क्लियर, ठीक है। अब जैसे समझो यार, जैसे मान लो घर में किचन में खाना बना, लोग वहीं खाने वाले हैं, सब वहीं बैठ के थाली सजा के खा लिए। खाना बना, कोई ऑफिस में जाना है तो उसके लिए एक टिफिन लगवानी पड़ेगी, टिफिन के थ्रू खाना उस तक पहुंचेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है बेटा, वो जो सीक्रेट करते हैं उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं, जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। ठीक है, लेकिन उसका जो मेजर पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है और जो माइनर पार्ट होता है वो एंडोक्राइन होता है। किसी को और अच्छे से जानना हो तो उसे पता भी होगा कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर देयर एंडोक्राइन सिक्रीशन। ठीक है, और बाकी उसमें जो एसिनी पाई जाती हैं, है ना, वो सेल्स जो पाई जाती हैं वो रिस्पांसिबल होती हैं एंजाइम सिक्रीशन के लिए। तो यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। ठीक है, ये हार्मोनल का सिस्टम का मैंने एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस से, फिर यहां से पिट्यूटरी आ गया, आपके नेक रीजन में यहां पर पाई जाएगी थायराइड, उसके जस्ट पीछे चलाई जाएगी 4 पैराथायराइड। आप नीचे आओगे, ठीक है, हार्ट के बाद पहुंचेगा, थाइमस मिलेगा आपको, ठीक है, और नीचे आओगे आप, ठीक है, यहाँ पर देखो ये सारी की सारी ग्लैंड यहाँ पर लिखी गई है। आपका पैंक्रियाज भी उसी तरह काम करेगा, और नीचे पहुंचोगे आपको गोनेड्स मिलेंगे। ठीक है, गोनेड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, तो ये सबका सब मैंने नाम लिख दिया है। थोड़ा यहाँ पे ये वाला टेबल आपके काम आ जाएगा, बायोलॉजी के लिए तो बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, केमिस्ट्री के लिए इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर अपने पास से क्या क्या फंक्शंस हैं बेटा। फंक्शन जो इसमें लिखे हैं बहुत ही इनकम्प्लीट फंक्शन है, और सिर्फ उतने लिखे हैं जितने केमिस्ट्री एनसीईआरटी में लिखा है। बताने के लिए, समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारा आंसर है इसका, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री में लिखा है, यानी कि नीट और जेई दोनों के बच्चों के लिए एक बैलेंस बना के लिखा है, तो जेई के बच्चों को इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक फंक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, नीट के बच्चों को ऑब्वियसली इससे ज्यादा पता है, तो यहां से ना पढ़कर के सीधा एनसीईआरटी से पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी से पढ़ें जहां पर एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, ये सारा मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, जेम्स टेबरी वाटसन के बारे में, हरगोविंद खुराना के बारे में। जस्ट रीडिंग लगानी है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्वेश्चन सेशन है। क्वेश्चन सेशन में अपने पास ये क्वेश्चंस हैं, आइए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चैप्टर हो गया बेटा कंप्लीट। शायद मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक बार आप लोग, हाँ, एक बार आप लोग बोल दें, बता दें कि अभी तक का लेक्चर सही रहा, समझ में आया, कुछ चीजें डाउट क्लियर हुआ है, पुरानी कुछ चीजें ऐसी थी जो आप उससे ज्यादा समझ में आ गई हैं, है ना। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रहा एक बार डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, बस आप जितना वोकल बनेंगे, कल भी मैं बोल रहा था, जितना आप एक्सप्रेसिव बनेंगे वो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्या लगता है बेटा, अभी तक का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा? फटाफट से आंसर करें आप, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। जल्दी 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 आंसर करना बेटा। नहीं, किसी को बुरा लगा, समझ में नहीं आया? ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो चुका है अपना, बस ये क्वेश्चंस कुछ कर लिए जाएं, बस उसके बाद सब खत्म। आकृति, ऋषभ, हाँ पक्का ना, क्लियर है ना? ऐसे तो नहीं बोल रहे हो कि मेरे पूछने पर अरे यार टीचर पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा, अच्छा लगा, मतलब तुम दिल से सेटिस्फाइड हो ना, तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये मेरे लिए सही रहा, समझ में आई चीज़ें,
मैंने कोशिश की है बेटा कि सिंपल फॉर्म में आपको चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हैं, है ना। जो एक बड़े बड़े पैराग्राफ में बनी हुई चीज़ें थी उनको टेबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करी हैं, जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। क्योंकि हर चीज़ बेसिकली आपके लिए होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए नहीं कि टीचर को कितना आता है, जरूरी है कि हमारे बच्चे कितना सीख पाते हैं हमसे, है ना। आइए देखिए, आरएनए कंटेन्स, आरएनए में क्या क्या पाया जाता है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड होगा वो बना होगा किससे, बेस, शुगर और फॉस्फेट से। बेस में हमने पढ़ा था कि दो तरह का बेस होता है, प्यूरिन और पाइरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में पाया जाता है एजी और पाइरिमिडीन में पाया जाता है कट। इसमें बेटा ये जो यू फॉर यूरेसिल है ना, ये स्पेशली आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। किसमें, आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो टी फॉर थायमीन है ना, ये स्पेशली डीएनए में पाया जाता है। अब मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो यूरेसिल की स्ट्रक्चर थी, यूरेसिल की जो स्ट्रक्चर थी उसके 5 प्राइम एंड पे एक हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, मिथाइल। तो बेटा ये जो 5 मिथाइल यूरेसिल है ना, एक्चुअल में यही 5 मिथाइल यूरेसिल ही क्या है, थायमीन है। क्या है, थायमीन है। अब क्वेश्चन में दे रहा हूं कि CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन है थियामीन, दूसरा ऑप्शन है थायमीन, तीसरा ऑप्शन है नन और फोर्थ ऑप्शन है बोथ। बताओ उसका आंसर करो, जो वहां पे क्वेश्चन लिखा मैंने, फटाफट से आंसर करो। CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट इन थियामीन की, थायमीन की, दोनों में कि किसी में नहीं, जल्दी बेटा। किसमें, थायमीन में। थियामीन क्या है, अभी पीछे जब विटामिन पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया कि थियामीन क्या होता है, विटामिन B1 का नाम है, क्लियर। विटामिन में कोई CH3 ग्रुप के बारे में मैंने बात नहीं करी। CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है थायमीन में, और जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और शुगर कौन सी पाई जाएगी, इसका नाम क्या है बताओ। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मतलब राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। तो आरएनए में स्पेशली जो पाया गया वो शुगर का नाम था राइबोज शुगर, ठीक है। और न्यूक्लिक बेस का नाम था यूरेसिल। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर एंड यूरेसिल, क्लियर, सेकंड आंसर। चलो अगला है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स। जल्दी बताना बेटा, अभी मैंने आपको आज सिखाया है कि सेलुलोज किससे मिलके बना होगा, बताओ। अल्फा डी ग्लूकोज होगा, देखो फ्रक्टोज तो होगा नहीं, आपको बताया ना मैंने ना, हमारे सिलेबस में जो जो पॉलीसेकेराइड है उनका नाम क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, यही है ना बेसिकली, ठीक है। और सब में ग्लूकोज है, तो आपको फ्रक्टोज, राइबोज और ये सब सोचने नहीं, आपको कैपिटल डी की कैपिटल एल ग्लूकोज कौन सा है बस इतना बताना है। बोलो बेटा, कैपिटल डी ग्लूकोज है ना, आंसर क्या रहेगा, कैपिटल डी ग्लूकोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है AIEEE 2003 का कि द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन ऑफ। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं ये वाली, यहां पर ये जो A और T, C और G ये जो होते हैं, A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, हमेशा डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग नहीं होती है, इस वजह से। तो बेटा ये जो भी डबल हेलिकल मॉडल हमें दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्शन इन ह्यूमन बॉडी आर रिस्पांसिबल फॉर द लेवल ऑफ डायबिटीज। दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये जो इंसुलिन है इसको हम किस कैटेगरी में रखें, कोएंजाइम बोले, एंजाइम बोले, हार्मोन बोले, एंटीबायोटिक्स बोले, जल्दी बताओ बेटा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये AIEEE 2004 का क्वेश्चन है, बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, कोएंजाइम, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक। फास्ट, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी, आंसर क्या होगा, हार्मोन है ना बेटा, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, ठीक है। ये जो इंसुलिन होता है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है, ये क्या है, सेल है, ठीक है। ये क्या करेगा, ब्लड से ग्लूकोज को कहां भेज देगा, सेल में, किसको,
ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर, ठीक है। तो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, उसको इंसुलिन लगानी पड़ती है। जैसे इंसुलिन का डोज देंगे, उसके ब्लड में बहने वाली जो ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज है वो भाग जाएगी कहां पे? सेल में। तो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। और डायबिटीज का नाम क्या है? पूरा नाम डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे याद रखो कि जिसमें ब्लड मीठा हो जाए। मेलाइटस मतलब मीठा। एक और होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस मतलब पानी, वो वाटर से रिलेटेड है, कभी देखना आपको पता चलेगा, ठीक है। हार्मोन सिस्टम की बात छोड़ जाने दो, मैं बायोलॉजी में क्यों ही पढ़ो। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम। एंजाइम के बारे में क्या सही है? इसका आंसर तो सबको देना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए एंजाइम के लिए इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट कैन नॉर्मली फंक्शंस एज वेरी हाई टेम्परेचर। अभी मैंने आपसे बताया था कि एंजाइम ऑप्टिमल टेम्परेचर पे काम करते हैं, ना बहुत हाई ना बहुत लो। तो पहला स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट। Second one is stating that enzyme are normally heterogeneous catalysts that are very specific in their action. Okay. Enzymes are specific biological catalyst that cannot be poisoned. है ना? तो एंजाइम में पॉइजन होता है, किया जा सकता है, ये गलत लिखा है। और लास्ट ऑप्शन में एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट पोसेस वेल डिफाइंड एक्टिव साइट। मैंने अभी यही बोला था कि एंजाइम में एक्टिव साइट्स पाए जाते हैं और इसी एक्टिव साइट की वजह से ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं। और ये भी मैंने आपसे बताया था कि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिव साइट की वजह से है। एक्टिव साइट टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैंने आपसे बताया। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, ठीक है। आंसर क्या होगा? फोर्थ। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सॉल्यूशन दिया है मैंने, ठीक है। सॉल्यूशन है क्वेश्चन 5 का, बाद में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रिफर्स टू। कितनी बार बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज के बारे में, है ना? कल से आप पढ़ते आ रहे हो एनोमर्स के बारे में। क्या है बताओ? आंसर इसमें दिख रहा होगा आपको साफ साफ। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कि मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। अरे रे रे रे, कितना गलत लिखा है। थर्ड में लिखा है इनएंसियोमर्स होते हैं ग्लूकोज के। फोर्थ में लिखा आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर्स इन कॉन्फिगरेशन एट कार्बन नंबर 1। वाओ, क्या आंसर होगा? पहले में तो कितना गलत लिखा है, 1 और 4 पे कॉन्फिगरेशनल डिफरेंस, ये तो गलत है। एनोमर के लिए आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। नहीं, ये कीर्ति नाम की आईडी से किसका आ रहा है बेटा? गलत हो जाएगा ना वो आंसर आपका। क्या बोल रहे हैं हम लोग? हम अगर दो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज के और वो कार्बन 1 पे डिफरेंट अगर हैं, उसी को तो हम लोग एनोमर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। क्लियर? चलो, इसका सॉल्यूशन यहां पे दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताओ क्या बताती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। बोलो बेटा जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रिफर्स टू। मैंने आपको अभी सिखाया था प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, सिंपल सीक्वेंस, एंड देयर इज नथिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसमें और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और कोई भी अगर चेंज आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में करते हैं तो वो प्रोटीन के नेचर को चेंज कर देगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। इसमें देखो पहले ही ऑप्शन में लिखा है अल्फा हेलिक्स बैकबोन और कुछ नहीं लिखा कहीं पर भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा हेलिकल बैकबोन। अगला क्वेश्चन है 2 बार आया हुआ, देखो एक बार पहले भी मैंने आपसे दिखा दिया और अभी 2 बार फिर से पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर करें सब लोग। क्या पूछा गया है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, या 2 फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरोनोज आर कॉल्ड। क्या हो जाएगा? आंसर बताओ इसका। अरे 1 लिख रहे हैं सब लोग, 1 कैसे आ जाएगा आंसर यार? 1 आंसर कैसे आ रहा है? यस, अंजलि, ऋषभ, अर्चना, कीर्ति, कैसे? आप लग रहा है जल्दी में पढ़ गए, है ना? कहां गलती हो गई भाई? 3rd होगा। अच्छा, पहले पुराने वाले का बताया था आपने, ओके। क्या होगा आंसर? एनोमर, ठीक है, एनोमर होगा। ग्लूको को मतलब पाइरोनोज को मतलब समझ में आया ना? पाइरोनोज को मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? ये बनाया सही कि बनाया गलत? बनाया गलत है ना? क्या सीखा था हम लोगों ने? 6 मेंबर रिंग होती है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग होती है पाइरोनोज से रिलेटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि क्या करेक्ट है? करेक्ट बताइए, कर लेंगे आसानी से, बताइए। अभी भी डिस्कस हुआ था। ऑल अमाइनो एसिड्स
एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। पहला पॉइंट गलत है या सही है? सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लाइसिन को छोड़ करके। हाँ ओके बेटा, मैं समझ गया अंजलि, कोई बात नहीं। आप इसमें बताइए ये जो पहला ऑप्शन है क्या ये सही लिखा है? हर एक ऑप्शन के बारे में बताइए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन विच स्टेट्स दैट ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये तो गलत हो गया बेटा ना। सारे अमाइनो एसिड, अभी मैंने सीखा, हम लोगों ने सीखा था ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन और ऑप्टिकली एक्टिव, ये करेक्ट है। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन है Which one of the following base is not present in DNA? DNA में कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? बताइए कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? नॉट प्रेजेंट इन DNA। क्लियर? आपको पता है अभी हमने सीखा था एडेनिन और गुआनिन दोनों तो प्रेजेंट होते हैं, है ना? बाकी क्या आंसर होगा बेटा इसका? फर्स्ट, बिल्कुल। क्यूनोलिन नाम का हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है ना? तो ये अपना कंप्लीट हो गया। चलो, तो यहीं तक क्वेश्चन थे। बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, और वो आपको आपके पीडीएफ वाले फाइल में मिल जाएंगे। सब लोग, अगेन मैं बोल दूं कि आप लोग अपना जो भी अपना चैनल है वो ज्वाइन कर लें। दूसरी चीज, हम लोगों ने जो पॉलीमर के लेक्चर कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे, रह गए होंगे, वो हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो जिनको भी जरूरत पड़े वो पॉलीमर का जाके लेक्चर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेस इजिली कर सकते हैं। पॉलीमर की जो पीडीएफ है वो नोट्स पे पड़ी हुई है। इसकी पीडीएफ अभी आज क्लास के बाद मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको पर्टिकुलर किसी चैप्टर में केमिस्ट्री के किसी भी पॉइंट में समझने में कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप ग्रुप पे बता सकते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे लेक्चर चाहिए, है ना? तो हम लोग लाइव सेशन रख करके या रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आप तक वो चीजें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा सेशन फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना है। इस जो भी कंडीशन चल रही है, लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, हमारे जो भी बच्चे हैं उनको किसी तरह से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, एक सही मेंटोर उनको मिल पाए, है ना? क्योंकि आप पढ़ने जाओगे तो बेटा यूट्यूब पे किसी चीज की कमी नहीं है। हजारों लाखों टीचर हैं, आपको कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं, है ना? उनके एक वीडियो में 8 मिनट तक सिर्फ ये बताया जाएगा कि मुझे सब्सक्राइब क्यों करो, मुझे लाइक क्यों करो, मुझे शेयर क्यों करो, है ना? और कमेंट्स क्यों करो, सब ये बताया जाएगा। मैं आपसे किसी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। बस हाँ एक चीज बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ो, डॉक्टर बन जाओ। एक ही मैसेज है मेरा आप सबके लिए बस। ठीक है, उसके लिए मेरी जितनी भी हेल्प आपसे आपके लिए हो पाएगी मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन स्टिल आप अननोन हो, नोन हो, पहले पढ़ चुके हो या ना पढ़ चुके हो, फायदा तभी होगा जब आप बोलना सीखोगे, जब आप बताना सीखोगे कि हाँ मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प यहाँ पे करिए। आप जितना इंटरेक्शन रखेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। ठीक है, चलिए बातें फिर भी करते रहेंगे, क्लास यहीं पे ओवर होती है। उम्मीद करता हूं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर समझ में आया होगा। अपना फीडबैक आप ग्रुप पे एक बार बता देना मुझे कि समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर नहीं आया तो, है ना, कि उससे क्या होगा ना कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर को और अच्छे से प्रिपेयर करने की एनर्जी मिलेगी। नहीं, हमारे बच्चों को यहाँ पर भी दिक्कत ना हो। तो फीडबैक इंपॉर्टेंट है ना? लाइक, सब्सक्राइब और ये सब करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पॉलीमर की वीडियोस यूट्यूब पे जाकर के, अपस्कोर के यूट्यूब पे वीडियो पे जाके देख लेना, उसका भी लिंक अपने ग्रुप पे दिया जा चुका है। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा हम लोग पोल के जरिए, है ना, ग्रुप पे पोल होता है वहां पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।